उतना ही नहीं, इन दोनों की सोच का नतीजा था कि आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देखता है। आज की डेट में कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियंस में शुमार जयराम नरेश ने एक किताब लिखी। उन्होंने बुक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी में लिखा है कि देश विदेश में सफल इकोनॉमिस्ट की पहचान बना चुके मनमोहन सिंह को इन रिफॉर्म्स के लिए सेनापति बनाया गया। रमेश लिखते हैं कि रिफॉर्म्स के लिए इससे अच्छा जोड़ा नहीं हो सकता था। कई रिफॉर्म्स को मानने से राव थोड़ा हिचकिचाए भी। उनमें एक भारतीय रुपए का अवमूल्यन भी था। रमेश लिखते हैं, राव उस पीढ़ी से थे जिसे लगता था इंदिरा गांधी पर थोपा गया 6 जून 1966 को रुपए का अवमूल्यन राजनीतिक और आर्थिक डिजास्टर था। ये भी एक इत्तेफाक ही कहा जाएगा जब रुपए का पहला अवमूल्यन जो 7 से 9% था वो 1 जुलाई 1966 को हुआ था और दूसरा जो 11% था वो 3 जुलाई 1991 को हुआ। राव के लिए वो रात काफी मुश्किल में बीती और उन्होंने सुबह ही सुबह मनमोहन सिंह को अपने साथ RCR बुलाकर स्टेप 2 यानी रुपए के अवमूल्यन को रोकने को कहा। मनमोहन सिंह सुबह 9:30 तक कई चर्चाओं के बाद RBI गवर्नर C रंगराजन को ये निर्देश दे पाए, लेकिन तब तक रुपए का अवमूल्यन हो चुका था। सीतापति ने लिखा है कि उस समय मनमोहन सिंह ने खुद पर सारी जिम्मेदारियां लेते हुए इस्तीफा देने की बात कही। नरसिम्हा राव शुरू से ही मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाने का सोच कर ही चले थे, लेकिन वो इतनी जल्दी उन्हें खोना नहीं चाहते थे। मनमोहन कहते हैं, राव ने मुझे बैक किया। जयराम नरेश के अनुसार रुपए का अवमूल्यन का फैसला इन 2 लोगों ने ही लिया था। मनमोहन सिंह को डर था कि 1966 के अवमूल्यन को देखते हुए कैबिनेट फिर से रुपए के अवमूल्यन को राजी नहीं होगे। वहीं विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन हाउ PV नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया बुक में इस पर डिटेल में बताया है कि राव ने मनमोहन सिंह से कहा कि कृपया ऐसा ना करें, लेकिन मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि तीर कमान से निकल चुका है। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर C रंगराजन घोषणा कर चुके थे। उस वक्त अपोजिशन के निशाने पर सरकार आ गई थी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको उस मनमोहन के उस बजट के बारे में बताएंगे जिसने भारत की तकदीर बदल दी। इंडियन इकोनॉमी और समाजवाद। आजादी के बाद से ही भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से समाजवादी मॉडल पर चल रही थी। अगर देखा जाए तो इस समाजवादी मॉडल ने धीरे धीरे इंडिया को कमजोर करने का काम किया। जिस मॉडल को आजादी के बाद अपनाया गया वो शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं था। दरअसल आजादी के बाद भारत ने 1950 के दशक में जिस इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था वो असल में इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कैरेक्टर को बदलने का काम किया था। नेहरू के इकोनॉमी मॉडल में सोवियत मॉडल की झलक दिखती थी। इस मॉडल के तहत सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितना बनेगा और उसका क्या प्राइस रखा जाएगा ये सब सरकार तय करती थी। हमने आपको इसके बारे में पिछले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है अर्थव्यवस्था का समाजवादी मॉडल और कैसे इसने धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी को खोखला किया। उस वक्त बाजार में किसी भी चीज को सरकार की परमिशन के बगैर नहीं उतारा जा सकता था। दरअसल बाजार में अगर प्रोडक्ट को लाना है तो ये देखना होगा कि उसकी मांग कितनी है और उस प्रोडक्ट को कितना बनाना है। मार्केट की ये भूमिका उस वक्त प्लानिंग कमीशन की टीम में बैठे नौकरशाहों और अर्थशास्त्रियों के लोग तय करते थे। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि प्लानिंग कमीशन क्या है। दरअसल आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को सेंट्रल कैबिनेट एक प्रपोजल लेकर सामने आई थी। इस प्रपोजल का नाम प्लानिंग कमीशन था और इसे कैबिनेट में पास कर दिया गया था। इसका सर्वे सर्वा कोई और नहीं बल्कि देश का PM होता था। हालांकि 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का फैसला किया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन देश के रिसोर्सेज का आकलन करती थी और उसके बाद उन रिसोर्सेज को लेकर एक खाका तैयार करती थी
और देश के विकास के लिए उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर एक ठोस प्लानिंग बनाई जाती थी। जो प्लानिंग की जाती थी वो 5 साल के लिए की जाती थी, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से भी जानते थे। इसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से रिसोर्सेज का आवंटन किया जाता था। प्लानिंग कमीशन ही पूरे काम को देखती थी और मॉनिटरिंग करती थी। इस तरह से प्लानिंग कमीशन में बैठे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप ये तय करता था कि देश की पॉपुलेशन के हिसाब से उस प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, इसमें कितना स्टील लगेगा, इसमें कॉपर कितना लगेगा, कितनी कारें बनेंगी और उनका क्या प्राइस रखा जाएगा। इन सब चीजों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता। यानी देखा जाए तो देश में उस वक्त लाइसेंस राज की गिरफ्त में था। हालात तो ऐसे बन गए थे कि उस दौर में ना तो कोई नई चीज का प्रोडक्शन किया जाता था और ना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता था। इंडिया के ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अक्सर किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए फॉरेन टूर पर जाते थे और उनके सूट बूट से केरोसिन की स्मेल आती थी, क्योंकि उस वक्त देश में ड्राइक्लिंग मशीन की इंपोर्ट। दरअसल भारत उस दौर में पुराने मॉडलों पर काम कर रहा था। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी से भारत कोसों दूर था। इस वजह से इंडिया वर्ल्ड लेवल पर पिछड़ने लगा और इस वजह से इंडस्ट्री कंपटीशन, उद्योग प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ा था। इसका खामियाजा भारत को तब और चुकाना पड़ा जब उसकी बनाई गई चीजें इंटरनेशनल मार्केट से बाहर हो गई थी, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बेच नहीं पा रहे थे। वहीं रुपए का एक्सचेंज रेट पर नियंत्रण रखा जाता था और उसका काफी अवमूल्यन हुआ, जिससे निर्यातों में और कमी आई। ये वो दौर था जब इंडिया को तरक्की करनी थी, लेकिन उसका इकोनॉमी मॉडल इसमें बड़ा रुकावट बन गया था। सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स को बढ़ाने में लग गई थी। उस दौर में इस तरह की ऐसी चीजें हो रही थी जो कहीं न कहीं इकोनॉमी को झटका देने के लिए काफी थी। कहा तो जाता है कि मुद्रास्फीति और कीमतें बढ़ती गईं और देश के हालात खराब होने की कगार पर पहुंच गए। दरअसल उस वक्त इकोनॉमी का समाजवादी मॉडल था। दरअसल सी मॉडल एक ऐसा इकोनॉमी पैटर्न था जिसमें किसी भी प्रोडक्शन का मालिकाना हक सरकार का होता था। इसमें जो भी इकोनॉमी सिस्टम को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। भारत का इकोनॉमी सिस्टम पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी जैसा था। आपको बताना चाहेंगे कि क्लोज इकोनॉमी जो बाहर की अर्थव्यवस्थाओं से किसी तरह की आर्थिक लेन देन नहीं करती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी सिस्टम समाजवादी मॉडल और क्लोज इकोनॉमी का मिक्सचर था। 90 के दशक से पहले का वक्त इंडिया को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलने पर मजबूर कर रहा था। पूरी तरह इकोनॉमी सिस्टम में सरकार का दखल था और मार्केट को सरकार कंट्रोल करती थी। सरकार के हाथ में होने की वजह से कोई चीज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लोगों को एक चीज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। यहाँ तक नई कार, स्कूटर या फोन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता। बल्कि चीनी, गेहूं, चावल, केरोसिन लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी समाजवादी मॉडल की वजह से चौपट हो गई थी। इस एपिसोड में इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। नरसिम्हा राव ऐसे बने थे पीएम। 80 का दशक खत्म हो चुका था और 90 की आहट शुरू हो गई थी। देश एक बुरे दौर से गुजर रहा था। तब के पीएम इकोनॉमी को लेकर उतने ज्यादा गंभीर नहीं थे। इस वजह से भारत की इकोनॉमी उस दौर में खराब होती चली गई थी। दरअसल 9वीं लोकसभा 16 महीनों में ही भंग हो गई और 1991 में 10वें लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर में 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने मानव बम के जरिए राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद चुनाव के अगले 2 चरण को टालना पड़ा, लेकिन 12 जून और 15 जून को बचे हुए 2 चरणों के लिए वोट पड़े थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सोनिया गांधी देश की अगली पीएम हो सकती हैं? इसको लेकर कांग्रेस में चर्चा शुरू हो गई थी।
अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो क्या सोनिया ही देश की अगली पीएम होंगी? इस तरह की बातें मीडिया में चलने लगी थी। लेकिन उधर 22 मई को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जिसमें मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को पार्टी लीडर चुने जाने की वकालत की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद ये समझ किसी को भी नहीं आ रहा था कि राजीव गांधी के बाद कौन होगा कांग्रेस का चेहरा। आखिरकार सत्ता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, लेकिन उस वक्त तक ये तय नहीं था कि देश का अगला पीएम कांग्रेस किसको बनाएगी, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पास उनके जैसा बड़ा नेता नहीं था। हालांकि उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो पीएम पद की दौड़ में शामिल थे। उस वक्त अर्जुन सिंह से लेकर शरद पवार पीएम के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने कुछ और सोच रखा था। विनय सीतापति ने अपनी बुक हाफ लॉयन में बताया कि कैसे नरसिम्हा राव देश के पीएम बन गए थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रह चुके पीएन हक्सर ने सोनिया गांधी को एडवाइस दी थी कि नरसिम्हा राव को पीएम बनाया जाए। दूसरी ओर पीवी नरसिम्हा राव ने पब्लिक लाइफ से रिटायर होने का मन बना लिया था और अपने घर हैदराबाद शिफ्ट होने की तैयारी में थे। इसके लिए उन्होंने पैकिंग भी शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद जब बीबीसी ने नरसिम्हा राव को फोन किया और पूछा कि अगर उन्हें पार्टी की बागडोर संभालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, इस पे नरसिम्हा राव ने जवाब देते हुए कहा था, ये तो कांग्रेस कार्य समिति पर है, वो जो भी जिम्मेदारी दे। बीबीसी इस खबर के बाद पीवी नरसिम्हा राव की दावेदारी की चर्चा उस वक्त में होने लगी थी। इस पूरे मामले पर सोनिया के मुख्य सलाहकार रहे कि नटवर सिंह ने खुलासा किया और बताया था कि राजीव गांधी के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया और अगले पीएम को लेकर सलाह मांगी। तब नटवर सिंह ने सोनिया गांधी से कहा था कि आप पीएन हक्सर से इस मामले में बात करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि पीएन हक्सर ने सोनिया गांधी से नरसिम्हा राव का नाम पहले नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पार्टी लीडर चुनने को कहा था। विनय सीतापति ने अपनी बुक हाफ लॉयन में लिखा है कि सोनिया गांधी ने नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को शंकर दयाल शर्मा के पास भेजा, लेकिन उन्होंने ये ऑफर मानने से मना कर दिया था। तब शंकर दयाल शर्मा ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था और कहा था कि पीएम की पोस्ट फुल टाइम जॉब है, मेरी उम्र और सेहत ऐसी नहीं कि मैं काम के साथ न्याय कर पाऊंगा। इसके बाद सोनिया ने फिर पीएन हक्सर से पूछा और नाम बताए, तब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का नाम आगे बढ़ाया। इसके बाद 29 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नरसिम्हा राव को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। वहीं दूसरी ओर शरद पवार भी पीएम बनने का सपना पाल रखे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने दावेदारी पेश इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो चुनावी नतीजे आने का इंतजार कर रहे थे। 18 जून को नतीजे आए और कांग्रेस ने 521 में से 232 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। हालांकि सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब रही थी। विनय सीतापति अपनी बुक में आगे लिखते हैं कि नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी 20 जून तक शरद पवार पीएम पद की रेस में थे। फिर उसी दिन शरद पवार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। संसद में 20 जून को ही पीवी नरसिम्हा राव को संसदीय दल का चुना गया। अर्जुन सिंह ने उनका नाम प्रपोज किया। 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम पोस्ट की शपथ ली थी। वो 16 मई 1996 तक इस पद पर रहे। हालांकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के रिश्ते ठीक नहीं रहे। इस नाराजगी की बड़ी वजह का खुलासा विनय सीतापति ने अपनी बुक में किया है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, नरसिम्हा राव को लगा कि बतौर पीएम उन्हें सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने ऐसा ही किया। ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई। इसी के चलते दोनों के बीच नाराजगी बनी रही। दूसरी ओर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी बुक 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे,
उन्होंने सरकार की कमान संभाली और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा। कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया और ये साबित किया कि नेहरू गांधी परिवार से परे भी उम्मीद रखी जा सकती थी। बतौर पीएम पीवी नरसिम्हा राव का कामकाज शानदार रहा था। उन्होंने देश की इकोनॉमी को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की इकोनॉमी को लेकर एक टारगेट सेट कर लिया था। दोनों की जोड़ी ठीक चल रही थी। पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने शुरुआती दौर में इकोनॉमी रिफॉर्म्स पर काम करना शुरू कर दिया था और उसका नतीजा बेहद कम वक्त में ही देखने को मिलने लगा। लेकिन इसके बाद एक ऐसे स्कैम का खुलासा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। 23 अप्रैल 1992 की सुबह प्रिंट मीडिया में खबर छपती है जिसके सामने आने के बाद पूरा देश चौंक जाता है और यह खबर थी हर्षद मेहता के बारे में। दरअसल उस दौर में हर्षद मेहता मशहूर स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था। इतना ही नहीं, उसे स्टॉक मार्केट की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था। वो लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी सक्सेस स्टोरी पर तब ब्रेक लगी जब स्टेट बैंक के साथ उसकी सौदेबाजी की न्यूज बाहर नहीं आती है। दरअसल साल 1992 में नामी जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता कांड का खुलासा किया था। उन्होंने न्यूज ब्रेक करते हुए बताया कि हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक से 500 करोड़ रुपए लिए थे। अब ये बड़ा सवाल है कि हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक से ये पैसे क्यों लिए थे। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पैसा हर्षद मेहता को बॉन्ड खरीदने के लिए दिए थे। ऐसे में स्टॉक ब्रोकर होने के नाते हर्षद मेहता को बॉन्ड खरीदकर बैंक को देने थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं, वो बॉन्ड बैंक तक कभी नहीं पहुंचे। हालांकि एसबीआई को इस बात का पता काफी देर बाद चला जब उसने अपने खाते की जांच शुरू की। जांच से पता चला कि एसबीआई ने 1700 करोड़ निवेश किए थे, यानी एसबीआई ने 1700 करोड़ के बॉन्ड खरीदी थी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में एसबीआई के 1170 करोड़ रुपए बॉन्ड खरीदने का हिसाब किताब था। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई थी कि 534 करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ था। इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड हर्षद मेहता था। देश को जब पता चला तो हंगामा मच गया। सुचिता दलाल ने मीडिया से बातचीत में उस वक्त कहा था कि हर्षद पहले बैंक रसीद यानी बीआर बनवाता और बैंक से पैसा उठाकर शेयर मार्केट में डाल देता। जब उसे दूसरे शेयर से मुनाफा होता तो बैंकों को पैसा लौटा देता था। इसके अलावा उसने कई सारी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर बैंकों की जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा दी। इस वक्त पूरी प्रक्रिया में कुछ बैंक कर्मचारी की भी मिली भगत थी। जब खुलासा हुआ तो सभी बैंकों ने हर्षद से पैसा वापस मांग लिया और शेयर मार्केट बुरी तरह टूट गया। उस वक्त लोग ने इसे सिक्योरिटी स्कैम या फिर स्टॉक मार्केट स्कैंडल कहते थे। इसके बाद जीपीसी और सीबीआई इसकी जांच में लग गई। हर्षद मेहता गिरफ्तार भी हुए और जमानत मिल गई, लेकिन जेल से बाहर आते उसने जो खुलासा किया उससे पूरी सरकार की नींद उड़ गई। साल 1993 में उसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की घूस देने का आरोप लगाया। हर्षद मेहता खुलेआम देश के पीएम पर 1 करोड़ की घूस देने का आरोप लगा रहा था और उसने ये पैसा इलेक्शन फंड के नाम पर दिया था। हर्षद मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 नवंबर 1991 को वो अपने भाई अश्विन मेहता और 2 अन्य लोगों के साथ पीएम आवास गया और वहां नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिए थे। उसने बताया था कि उसने पहले किस्त में 67 लाख रुपए दिए थे। हालांकि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा था कि जिस समय पीएम से मिलने का हर्षद मेहता दावा कर रहा है, उस दिन पीएम नरसिम्हा राव पीएम आवास में थे ही नहीं। सवाल ये भी उठ रहा था कि हर्षद मेहता पीएम हाउस गया था तो उसे किसी ने देखा क्यों नहीं। इसके अलावा ये भी सवाल था कि एक सूटकेस बैग में इतने सारे रुपए कैसे आ सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए उसने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुंबई में उसने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
नोटों से भरे सूटकेस लेकर पहुंचा और लोगों को दिखाया कि कैसे सूटकेस में 67 लाख रुपए भरे जा सकते हैं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि लोगों को बताया जा सके कि हर्षद मेहता ने कैसे पीएम नरसिम्हा राव को डोनेशन के नाम पर 1 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि इस पूरे मसले को सरकार और बाद में सीबीआई जांच ने भी सिरे से नकार दिया। वहीं दूसरी ओर सियासी सरगर्मी देश में बढ़ गई और खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग पीएम नरसिम्हा राव का इस्तीफा चाहने लगे। हालांकि एक और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बताती रही तो खुद पीएम नरसिम्हा राव ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, पीएम नरसिम्हा राव ने आरोपों को बकवास बताया था, लेकिन विपक्ष को करप्शन का एक बड़ा हथियार मिल गया था। दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर के लोग भी पीएम नरसिम्हा राव को कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे और उनका इस्तीफा चाहते थे। इतना ही नहीं, विपक्ष ने नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया, लेकिन नरसिम्हा राव ने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। इस तरह से उनके सारे दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। कुल मिलाकर पीएम नरसिम्हा राव को लेकर बातें कुछ कही जाए, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की तस्वीर बदल दी और मनमोहन सिंह को फ्री हैंड दिया था ताकि देश की इकोनॉमी को फिर से एक नई राह दिखाई जाए।